मानव कान में ध्वनि की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। कान सुनने और ध्वनि की अनुभूति के लिए जिम्मेदार है। सुनना एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से संभव है जिसमें ध्वनि तरंगों को पहचानने और उनकी व्याख्या करने की कान की क्षमता शामिल होती है। क्या सुनना ही कान का एकमात्र कार्य है? नहीं, आज मनुष्य की गतिविधियों में इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। कान वह अंग है जो हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सुनना और संतुलन बनाए रखना पर्यावरण के साथ बातचीत करने और प्रभावी ढंग से संवाद करने की हमारी क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम मानव कान की अविश्वसनीय विशेषताओं का पता लगा सकते हैं और यह कैसे हमें अपने आसपास की दुनिया को सुनने की अनुमति देता है। मानव कान के 3 मुख्य भाग होते हैं: बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान। बाहरी कान, इसमें दृश्य भाग जिसे पिन्ना, श्रवण नहर और टाइम्पेनम या ईयरड्रम कहा जाता है। इसका कार्य ध्वनि तरंगों को एकत्रित करना और उन्हें मध्य कान की ओर निर्देशित करना है। मध्य कान, इसमें 3 छोटी हड्डियां मैलियस, इनकस और स्टेप्स होती हैं। इन तीनों हड्डियों को सामूहिक रूप से कान अस्थि पंजर कहा जाता है। जब ध्वनि तरंगे कान के पर्दे तक पहुंचती हैं, तो ये हड्डियां बढ़ जाती हैं और कंपन को आंतरिक कान तक पहुंचाती हैं। मध्य कान में यूस्टेशियन ट्यूब भी होती है। यूस्टेशियन ट्यूब, जिसे श्रवण ट्यूब के रूप में भी जाना जाता है, एक संकीर्ण मार्ग है जो मध्य कान को ग्रसनी, हमारे गले के पीछे स्थित, से जोड़ता है। ये मध्य कान के अंदर उचित वायु दबाव बनाए रखने में मदद करता है। यह सामान्य सुनने और कान के पर्दे को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए आवश्यक है। भीतरी कान, भीतरी कान कोक्लिया 3 अर्धवृत्ताकार नहरों और वेस्टिब्यूल से बना होता है। कोक्लिया एक सर्पिलाकार की संरचना है जो द्रव और बाल कोशिकाओं से भरी होती है। कोक्लिया में ये बाल कोशिकाएं प्रवर्धित कंपन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करती हैं, जिन्हें श्रवण तंत्रिका व्याख्या के लिए मस्तिष्क तक ले जाती है। अर्धवृत्ताकार नहरें और वेस्टिबुल शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। बाहरी कान की संरचना। बाहरी कान, कान का दृश्य बाहरी हिस्सा है जो पर्यावरण से ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करता है और आगे की प्रक्रिया के लिए उन्हें मध्य कान की ओर निर्देशित करता है। यह ध्वनि तरंगों को पकड़कर मध्य कान की ओर फनल करके सुनने के शुरुआती चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाहरी कान में 3 संरचनाएं होती हैं: पिन्ना या ऑरिकल, श्रवण नलिका जिसे ऑडिटोरी कानल और टाइम्पेनम या ईयरड्रम भी कहा जाता है। पिन्ना को ऑरिकल के नाम से भी जाना जाता है। यह सिर के पार्श्व भाग पर स्थित कान का दृश्यमान मांसल और कार्टिलाजिनस भाग है। इसका एक अनोखा आकार है जो विभिन्न दिशाओं से ध्वनि तरंगों को पकड़ने और उन्हें श्रवण नहर में फनल करने में मदद करता है। पिन्ना में विभिन्न तह, उभार और मोड़ हैं जो ध्वनि स्थानीयकरण में सहायता करते हैं, जिससे हमें ध्वनि स्रोत की दिशा की पहचान करने में मदद मिलती है। श्रवण नलिका को कान नलिका के नाम से भी जाना जाता है। श्रवण नहर एक ट्यूब जैसी संरचना है जो कान के बाहरी भाग, पिन्ना के उद्घाटन से लेकर ईयरड्रम तक फैली हुई है। श्रवण नाल लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर लंबी और लगभग 0.7 सेंटीमीटर व्यास वाली होती है। यह त्वचा और महीन बालों से ढका होता है जो धूल को फंसाने में मदद करता है और विदेशी कणों को कान में प्रवेश करने से रोकता है। टीम्पानम को आमतौर पर ईयरड्रम के नाम से जाना जाता है। टीम्पानम एक पतली अर्धपारदर्शी झिल्ली है जो बाहरी कान के अंत में स्थित होती है। यह बाहरी कान को मध्य कान से अलग करता है। टीम्पानम श्रवण प्रक्रिया की आवश्यक संरचनाओं में से एक है। टीम्पानम ध्वनि तरंगों के साथ प्रतिध्वनि में कंपन करता है। टीम्पानम एक समर्पित शंकु के आकार की झिल्ली है जो 3 परतों से बनी होती है।
बाहरी परत श्रवण नहर की ओर, एक मध्य रेशेदार परत और एक आंतरिक श्लैष्मिक परत जो मध्य कान की ओर होती है। जब ध्वनि तरंगे श्रवण नहर में प्रवेश करती हैं, तो वे टीम्पानुम से टकराती है जिससे उसमें कंपन होता है। टीम्पानुम के कंपन ध्वनि तरंगों को बढ़ाते हैं और उन्हें मध्य कान तक पहुंचाते हैं। बाहरी कान की कार्यप्रणाली। बाहरी कान का प्राथमिक कार्य ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करना और उन्हें श्रवण नहर से टीम्पानुम या ईयरड्रम की ओर निर्देशित करना है। पिन्ना का आकार विभिन्न कोणों से ध्वनि तरंगों को पकड़ने में मदद करता है, जिससे हमें यह निर्धारित करने में मदद मिलती है कि ध्वनि किस दिशा से आ रही है। जब ध्वनि तरंग टीम्पानुम तक पहुंचती है, तो टीम्पानुम ध्वनि तरंग के साथ प्रतिध्वनि में कंपन करेगा। यह ध्वनि तरंगों को बढ़ाकर मध्य कान तक पहुंचाता है। मध्य कान एक छोटी हवा से भरी गुहा है जो बाहरी कान और आंतरिक कान के बीच स्थित होती है। यह श्रवण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कान के पर्दे से आंतरिक कान तक ध्वनि कंपन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहां ध्वनि को विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है जिसे मस्तिष्क व्याख्या कर सकता है। मध्य कान में ओसिक्लेस और यूस्टेशियन ट्यूब होते हैं। ऑसिकल्स मध्य कान में 3 छोटी हड्डियां मैलियस, इनकस और स्टेप्स होती हैं। इन 3 हड्डियों को सामूहिक रूप से कान ओसिक्लेस कहा जाता है। मध्य कान की पहली हड्डी मैलियस है। मैलियस का औसत आकार ऊंचाई में लगभग 8 मिलीमीटर और चौड़ाई 2.7 मिलीमीटर है। मैलियस टाइम्पेनम से जुड़ा होता है। मैलियस टाइम्पेनम से कंपन प्राप्त करता है और इसे इनकस तक पहुंचाता है, जो ऑसिकलस में दूसरी हड्डी है। इनकस ऑसिकलस में दूसरी हड्डी है। इनकस का औसत आकार ऊंचाई में लगभग 6.8 मिलीमीटर और चौड़ाई 5.3 मिलीमीटर है। इनकस मैलियस और स्टेपीज के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। इनकस का एक सिरा मैलियस से तथा दूसरा सिरा स्टेपीज से जुड़ा होता है। इनकस मैलियस से प्राप्त कंपन को ऑसिकलस की तीसरी हड्डी स्टेपीज में स्थानांतरित करता है। स्टेपीज ऑसिकलस में तीसरी हड्डी है। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी है। स्टेपीज का औसत आकार ऊंचाई में लगभग 3.5 मिलीमीटर और चौड़ाई 2.4 मिलीमीटर है। स्टेपीज का एक सिरा इनकस से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा अंडाकार खिड़की से जुड़ा होता है, जो आंतरिक कान की ओर का प्रवेश द्वार है। स्टेपीज इनकस से कंपन प्राप्त करता है और उन्हें अंडाकार खिड़की के माध्यम से आंतरिक कान तक पहुंचाता है। अंडाकार खिड़की एक झिल्ली से ढका हुआ उद्घाटन है जो आंतरिक कान की ओर जाता है। स्टेपिस अंडाकार खिड़की से जुड़ता है। यूस्टेशियन ट्यूब को श्रवण ट्यूब के रूप में भी जाना जाता है। एक संकीर्ण और जो मध्य कान को ग्रसनी, जो नाक गुहा के पीछे स्थित गले का ऊपरी भाग है, से जोड़ता है। यूस्टेशियन ट्यूब लगभग 3.5 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है और श्लेष्म कक्ष से ढकी होती है। यूस्टेशियन ट्यूब आमतौर पर बंद रहती है, लेकिन निगलने, जमाई लेने या चबाने जैसी कुछ क्रियाओं के माध्यम से स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से खोली जा सकती है। प्रत्येक मानव कान में एक यूस्टेशियन ट्यूब होती है जो मध्य कान गुहा में स्थित होती है और यह मध्य परत और वायुमंडल के बीच उचित वायु दबाव बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आमतौर पर मध्य कान के अंदर का दबाव बाहर के दबाव के समान होना चाहिए। हालांकि बाहरी दबाव में परिवर्तन, जैसे उड़ानों के दौरान या उच्च ऊंचाई से चढ़ते उतरते समय,
दबाव असंतुलन का कारण बन सकता है। यूस्टेशियन ट्यूब खुलती है और हवा को मध्य कान के अंदर या बाहर प्रवाहित होने देती है। कान के पर्दे के दोनों ओर दबाव को बराबर करना, यह प्रक्रिया सामान्य सुनने में मदद करती है और असुविधा को रोकती है और मध्य कान की नाजुक संरचनाओं की रक्षा करती है। जल निकासी। यूस्टेशियन ट्यूब संक्रमण या सूजन के कारण मध्य कान में जमा होने वाले किसी भी तरल पदार्थ को निकालने में भी सहायता करती है। यह जल निकासी कान के स्वस्थ वातावरण को बनाए रखने में मदद करती है और कान के संक्रमण के खतरे को कम करती है। मध्य कान की कार्यप्रणाली। जब ध्वनि तरंगे कान नहर में प्रवेश करती हैं, तो वे कान के पर्दे में कंपन पैदा करती हैं। फिर कान के पर्दे का कंपन मध्य कान की ओसिक्लेश में स्थानांतरित हो जाता है। ओसिक्लेश कंपन को बढ़ाते हैं और कर्णपटा से अंडाकार खिड़की तक प्रसारित करते हैं। संचारण करते समय ओसिक्लेश में मौजूद हड्डियां इन ध्वनि कंपनों को बढ़ा देती हैं। आमतौर पर यह उन्हें प्राप्त होने वाली राशि से 20 गुना अधिक तक बढ़ जाता है। दुर्भावनापूर्ण में ओसिक्लेश, मैलियस, इनकस और स्टेप्स की श्रृंखला एक लीवर प्रणाली की तरह काम करती है, जो अपेक्षाकृत बड़े टाइम्पेनम से छोटी अंडाकार खिड़की तक ध्वनि ऊर्जा के कुशल संचरण की अनुमति देती है। यह प्रवर्धन आवश्यक है क्योंकि आंतरिक कान को ठीक से काम करने के लिए ध्वनि की उच्च तीव्रता की आवश्यकता होती है। संक्षेप में, मध्य कान एक यांत्रिक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है, जो टाइम्पेनम से ध्वनि कंपन को आंतरिक कान में द्रव आंदोलनों में परिवर्तित करता है। कान के अंदर हवा का दबाव सही बनाए रखने में मध्य कान की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आंतरिक कान खोपड़ी में एक हड्डी के खोल के अंदर स्थित होता है, जिसे बोनी लैबिरिंथ कहा जाता है। बोनी लैबिरिंथ आंतरिक कान की नाजुक संरचना के लिए सुरक्षा और सहायता प्रदान करती है। बोनी लैबिरिंथ के अंदर एक झिल्लीदार संरचना होती है, जिसे मेम्ब्रेनोस लैबिरिंथ या आंतरिक कान कहा जाता है। बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनोस लैबिरिंथ के बीच का स्थान पेरिलिम्फ नामक द्रव से भरा होता है। पेरिलिम्फ आंतरिक कान की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ध्वनि कंपन को मध्य कान से आंतरिक कान तक संचारित करने और आंतरिक कान के भीतर संवेदी संरचना के उचित कामकाज को बनाए रखने में भी मदद करता है। आंतरिक कान एक जटिल और नाजुक संरचना है जो सुनने और शरीर के संतुलन दोनों के लिए जिम्मेदार है। इसके मुख्य घटक कोक्लिया है, जो सुनने के लिए जिम्मेदार है। 3 अर्धवृत्ताकार नहरें और वेस्टिब्यूल्स है, जो शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। मेम्ब्रेनोस लैबिरिंथ एंडोलिम्फ नामक द्रव से भरी होती है। एंडोलिम्फ श्रवण और शरीर के संतुलन दोनों के लिए जिम्मेदार संवेदी संरचनाओं के उचित कार्यों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह ध्वनि कंपन संचारित करने में भी मदद करता है। एंडोलिम्फ कोक्लिया, वेस्टिब्यूल्स और 3 अर्धवृत्ताकार नहरों के अंदर भरा होता है। कोक्लिया एक सर्पिल आकार की तरल पदार्थ से भरी संरचना है, जो घोंघे के खोल के समान होती है। यह सुनने का प्राथमिक अंग है और ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, जिसे मस्तिष्क ध्वनि के रूप में व्याख्या कर सकता है। कोक्लिया कई प्रमुख घटकों वाली एक जटिल और अत्यधिक विशिष्ट संरचना है, जो सुनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोक्लिया को 3 तरल पदार्थ से भरे कक्षों में विभाजित किया गया है। ऊपरी कक्ष को स्काला वेस्टिब्यूल के रूप में जाना जाता है और निचले कक्ष को स्काला टिम्पनी के नाम से जाना जाता है। स्काला वेस्टिबुल और स्काला टिम्पनी पेरिलिम्फ द्रव से भरे होते हैं।
बीच में वह कक्ष जो स्केला वेस्टिबुल को स्केल टिम्पनी से अलग करता है उसे स्केला मीडिया या कॉक्लियर डक्ट कहा जाता है। कॉक्लियर डक्ट या स्काला मीडिया एंडोलिम्फ से भरा होता है। एक पतली लचीली मेम्ब्रेन होती है जो स्काला वेस्टिब्यूल को कॉक्लियर डक्ट से अलग करती है। इसे राइसोनियस मेम्ब्रेन कहा जाता है। एक लचीली मेम्ब्रेन संरचना जो कॉक्लियर डक्ट के नीचे स्थित होती है बेसिलर मेम्ब्रेन कहलाती है। बेसिलर मेम्ब्रेन कोक्लिया की पूरी लंबाई तक फैली होती है। इस मेम्ब्रेन की कठोरता आधार से शीर्ष टिप तक भिन्न भिन्न होती है। उच्च आवृत्ति ध्वनियां आधार के करीब कंपन पैदा करती हैं और कम आवृत्ति ध्वनियां शीर्ष के करीब कंपन पैदा करती हैं। बेसिलर मेम्ब्रेन में हजारों छोटी बाल कोशिकाएं होती हैं। इन बाल कोशिकाओं में बाल जैसे उभार होते हैं जिन्हें स्टीरियोसिलिया कहा जाता है, जो एक ऊपरी जेल जैसी संरचना में अंतर्निहित होते हैं, जिसे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये बाल कोशिकाएं ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार हैं। बेसिलर मेम्ब्रेन और बाल कोशिकाएं मिलकर ऑर्गन ऑफ कोटी कहा जाती है। आंतरिक कान में 2 छिद्र होते हैं जो मध्य कान को आंतरिक कान से जोड़ते हैं। अंडाकार खिड़की स्टेपीज हड्डी से जुड़ी होती है और ध्वनि कंपन को ओसिक्लिस से तरल पदार्थ से भरे कोक्लिया तक संचारित करते हैं। गोल खिड़की कोक्लिया के अंदर तरल पदार्थ के लिए दबाव रिलीज वाल्व के रूप में काम करती है, जिससे तरल पदार्थ के विस्थापन की अनुमति मिलती है क्योंकि तरल पदार्थ से भरा कोक्लिया ध्वनि कंपन पर प्रतिक्रिया करता है। ध्वनि का पारगमन कोक्लिया का प्राथमिक कार्य ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करना है, जिनकी मस्तिष्क व्याख्या कर सकता है। पिन्ना पर्यावरण से ध्वनि तरंगे एकत्र करता है और उन्हें श्रवण नहर के माध्यम से टाइम्पेनम में स्थानांतरित करता है। ध्वनि तरंगे कान में प्रवेश करती हैं और बाहरी श्रवण नहर से होते हुए ईयर ड्रम या टाइम्पेनम तक जाती हैं। ध्वनि कंपन के अनुसार टाइम्पेनम कंपन करना शुरू कर देगा। टाइम्पेनम से कंपन मध्य कान की हड्डियों के माध्यम से अंडाकार खिड़की तक संचारित होता है, जो मध्य कान से स्टेप्स को आंतरिक कान से जोड़ता है। अंडाकार खिड़की से कंपन स्केला वेस्टिबुल के पेरिलमफ में तरंगों का कारण बनता है। ये कंपन स्केला वेस्टिबुल से होकर गुजरते हैं और स्केला मीडिया या कॉक्लियर डक्ट तक पहुंचेंगे और कोक्लिया डक्ट के भीतर एंडोलिम्फ में तरंग का कारण बनता है। एंडोलिम्फ की गति बेसिलर मेम्ब्रेन को स्थानांतरित करने का कारण बनती है और यह बेसिलर मेम्ब्रेन में बाल कोशिकाओं की गति का कारण बनेगी। और स्टीरियोसिलिया जो बालों की कोशिकाओं के शीर्ष पर स्थित है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के खिलाफ झुके हुए हैं और इससे उस कंपन के अनुरूप विद्युत संकेत उत्पन्न होंगे। श्रवण तंत्रिकाएं बालों की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न इन विद्युत संकेतों को मस्तिष्क में श्रवण प्रसंस्करण केंद्रों तक पहुंचाती है, जहां इन संकेतों की ध्वनि के रूप में व्याख्या की जाती है। इस प्रकार हम ध्वनि के प्रभाव को महसूस करते हैं। शरीर को संतुलित करना। आंतरिक कान में 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं और 2 वेस्टिब्यूल होते हैं जो पेरिलिम्फ द्रव से भरे होते हैं और इसमें बाल कोशिकाएं होती हैं जो शरीर को संतुलित करने में मदद करती हैं। शरीर को संतुलित करना। आंतरिक कान में 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं और 2 वेस्टिब्यूल होते हैं जो पेरिलिम्फ द्रव से भरे होते हैं और इसमें बाल कोशिकाएं होती हैं जो शरीर को संतुलित करने में मदद करती हैं। अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं द्रव से भरी नलिकाएं हैं जो एक दूसरे से समकोण पर उन्मुख होती हैं। वे सिर की घूर्णी गतिविधियों का पता लगाते हैं। जब सिर हिलता है तो नलिकाओं में तरल पदार्थ भी हिलता है और इस गति का पता अर्धवृत्ताकार नलिकाएं में बाल कोशिकाओं द्वारा लगाया जाता है जो मस्तिष्क को
सिर की स्थिति और गति में बदलाव के बारे में संकेत देता है। वेस्टिबुल, वेस्टिब्यूल्स में ओटोलिथ्स नामक छोटे कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल होते हैं जो बालों की कोशिकाओं के साथ एक जिलेटिनस परत में एम्बेडेड होते हैं। जब सिर एक रैखिक दिशा, त्वरण या मंदी में चलता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ओटोलिथ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे जिलेटिनस परत हिल जाती है और ओटोलिथ अंगों में बाल कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती हैं। यह रैखिक गति और सिर के झुकाव के बारे में जानकारी प्रदान करता है। वेस्टिबुलर प्रणाली से जानकारी मस्तिष्क को भेजी जाती है ताकि हमें संतुलन बनाए रखने, अपनी दृष्टि को स्थिर करने और गतिविधियों के समन्वय में मदद मिल सके। कोक्लिया के श्रवण कार्य के साथ आंतरिक कान हमारे समग्र संवेदी अनुभव और स्थानिक जागरूकता के लिए आवश्यक है।